Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HCS Preparation with Pradeep. Or friends, let us start today with our test series. It is my sixth part of this series friends. जो HCS के जो एग्ज़ाम्स होने हैं 26 सितंबर को, इसके लिए है फ्रेंड्स ये। और ये इसमें आप जो फ्रेंड अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि आप जो कितना आप तैयारी कर किए हुए हैं। और अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन प्लीज़ यू कैन गो थ्रू दिस टेस्ट सीरीज, इट विल हेल्प यू ऑल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम्स। सो लेट अस स्टार्ट। ये जो फ्रेंड्स सीरीज़ जो है टू पार्ट्स में होगी। अभी जो है पहला पार्ट लेके आया हूँ मैं 2 या 3 पार्ट्स में, शायद 3 पार्ट्स में होगी। अभी जो है पहला पार्ट है और सेकंड एंड थर्ड आई विल ब्रिंग सब्सिक्वेंटली बाय टुडे और टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है फ्रेंड, इसमें जो विच चार्टर एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले हुआ करता था उसको बाद में जो कंपनी रूल के अंडर उसको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया चार्टर एक्ट 33 ने, ठीक, 1833 के, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जो इसी में एक और हुआ था फ्रेंड्स, विच एक्ट मेड ईस्ट इंडिया कंपनी ए प्योरली कमर्शियल बॉडी। ये भी चार्टर एक्ट 1833 में ही हुआ था फ्रेंड्स। और उसके बाद जो फ्रेंड्स, जो विच एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर इंडियंस। ये भी फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स, हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये था फ्रेंड लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और इनको जो गवर्नर जनरल बंगाल था, इनको जो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए विलियम बेंटिक। उसके बाद फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ इंडियन काउंसिल वाज ले डाउन बाय अंडर विच आर्टिकल, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल की जो इंडियन काउंसिल्स जो है, जो फ्रेंड्स आप देखते हो आज की डेट में जो राज्यसभा है, ठीक है, और लोकसभा, इसकी जो फाउंडेशन है इट वाज ले डाउन इन 1853, दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज इनिशिएटेड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज गिवन इफेक्ट थ्रू विच कमेटी। ये फ्रेंड्स मैकुले कमेटी है, मैकॉले कमेटी और 1854 में। फ्रेंड्स, मेरा जो इसको क्वेश्चंस को और इस सीरीज़ को लाने का ये पर्पज़ है कि आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो आपको रिमाइंड हो जाए। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स कि इसमें जो मैंने जो आपको दी हुई है, जो डेट्स दी हुई हैं लाइक 1854, 1853, मैकॉले कमेटी, ये सब जो है आपको जो है कई बार क्या होता है कि आंसर जो आपको मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड इससे जो आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, विच चार्टर इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये फ्रेंड्स चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या हुआ कि जो इंडियंस को, जो इन्होंने बोला था कि इंडियंस को भी हम जो है जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज़ ऑल्सो नोन बाई अनदर एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 है फ्रेंड, इसको किसी दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ये 1858 में जब आफ्टर द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब एक्ट लेके आए थे, तब इसको नाम दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट देयर वाज नथिंग गुड इन दैट। उसके बाद फ्रेंड्स, विच एक्ट एबोलिश द डबल गवर्नमेंट अंडर कंपनी रूल इन इंडिया। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 57। इसमें क्या होता था फ्रेंड्स, पहले क्या था कि जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये करके जो है दोनों दो टाइप के जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या करते थे, ये जो कंपनी को मैनेज करते थे उनके जो अपने अपने पार्ट्स थे, ठीक है। एक कमर्शियल था और एक जो है पॉलिटिकल विंग था। तो इन दोनों विंग्स को जो है ख़त्म करके फिर जो है एक ही विंग बना दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इट वाज एबोलिश्ड अंडर चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। उसके बाद फ्रेंड्स, हु इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आज की देखते हो आप कि एक जो मिनिस्टर होता है वो अपने जो विभाग का खुद जिम्मेवार होता है, ठीक है। और वो जो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी, ये जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में की थी, आफ्टर दी जो 1858 का जो एक्ट आया था उसके बाद शुरू किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड आस्किंग द क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो फिर जो बजट जो इंडिया का जो बजट होता था उसके रिगार्डिंग जो है कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ सकते थे या कुछ भी जो उसके अंदर डिस्कशन वगैरह कर सकते थे बजट के लिए, ठीक है। कि जो है इतना बजट, जैसे किसी
किस सर्विस के लिए, लाइक उनको लगा कि अब जो हमने पुलिस में रिफॉर्म करने हैं, तो पुलिस में के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे 2000 करोड़ का बजट दे दिया। तो इस तरह को उसके ऊपर जो है डिस्कस हो सकती है कि नहीं, इतना जो बजट है पुलिस को नहीं देना चाहिए, इतना आपको इन दूसरी जगह लगाइए, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते, जो डिस्कशन का जो प्रेरोगेटिव है, इट वॉज स्टार्टेड विद द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद फ्रेंड्स, विच इंडियन वॉज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। वाइसराय की जो फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें जो फर्स्ट इंडियन मेंबर्स थे वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फ्रेंड्स। और ये जो लॉ मेंबर के रूप में इनकी जो नियुक्ति हुई थी 1853 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जैसे जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी होती थी फ्रेंड्स, जो उनके लिए क्या किया गया था, ये प्रोविज़न किया गया था कि जो है वो जो है ओनली जो मुस्लिम जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम होगा और मुस्लिम उसको वोट देंगे और वही उसको इलेक्ट करेंगे। तो ये जो ये स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, ठीक है। तो ये जो 1909 का जो एक्ट है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोलते हैं, इसने जो है जो इंडिया के अंदर जो कम्युनल पॉलिटिक्स की भी कम्युनल जो पॉलिटिक्स है और जो डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी थी उसको फिर इसको स्ट्रॉन्ग किया था। और इसको फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को मोरलेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो डायरकी होता है, डबल रूल होता है जी। इसमें क्या होता था कि कुछ सब्जेक्ट होते थे, जैसे आज की डेट में जैसे लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसी तरह फ्रेंड्स ये जो था इन्होंने क्या किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, इसमें क्या किया था कि जो स्टेट सब्जेक्ट जो थे उसको क्या किया, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में बदल दिया था। तो स्टेट में क्या डायरकी स्टार्ट की, मतलब दो डबल रूल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। कब हुआ था ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। उसको व्हेन वाज द पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया, ये 1926 में फ्रेंड्स। अंडर विच एक्ट प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, ये एक्ट ऑफ 1919 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो प्रोविंशियल बजट है उसको जो है जो आपका सेंट्रल बजट था उससे जो है अलग कर दिया गया था। उसके बाद फ्रेंड जो 1919 के जो एक्ट था उसके तहत एक प्रोविज़न था कि 10 साल बाद जो है उसकी जो वर्किंग जो है उसकी देखी जाएगी कि जो अरेंजमेंट बना हुआ ठीक है कि नहीं है। उसी के लिए फ्रेंड्स 1927 में जो है साइमन कमीशन आया था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया इन 1927 टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ द इंडिया अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। ये जो था फ्रेंड्स 7 मेंबर्स थे एंड दे ऑल वर दी ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका बहुत विरोध हुआ था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड व्हेन वाज द कम्युनल अवार्ड वाज स्टार्टेड इन इंडिया, 1932 में। ये जो फ्रेंड्स आपको लगता है वो थोड़ा हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है, बट दिस डेवलपमेंट हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी को हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और ये जो है मेंस में भी आपका ये सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यू शुड नो ऑल अबाउट दिस, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द हिस्ट्री बट इट इज़ रिलेटेड विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और द हिस्टोरिकल फिलोसफी ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको आप हिस्ट्री में मत लेना। व्हेन वाज द डायरकी वाज एबोलिश्ड इन इंडिया, वो जो डायरकी थी जो 1919 वाला जो अरेंजमेंट था, मैंने बताया था आपको रिजर्व और ट्रांसफर्ड वाला, ये कब हुआ, 1935 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें जो है इसको एबोलिश कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या, विच एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर द 3 लिस्ट, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, इसमें जो है सेंटर और स्टेट के बीच में फिर 3 लिस्ट का प्रोविजन किया था, जो कि आजकल है जो आपके 7th शेड्यूल में है। उसके बाद फ्रेंड्स व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव मूविंग द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ था उसका क्या ऑब्जेक्टिव थे, उसमें ऑब्जेक्टिव टू ले डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आपको क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है इसकी। उसके बाद व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो इंडियन फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया था, वो जुलाई 1947 में, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था, जनवरी 24, 1950 में। उसी तरह नेशनल सॉन्ग भी जनवरी 24, 1950 में अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स व्हेन वाज द राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1 जनवरी 24, 1950 को श्री राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था वो इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पता होना चाहिए आपको कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की दैट वाज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें सर बी एन राव और इस तरह के मेंबर थे। इसमें बी एन राव जो है ये जो संविधान के बहुत बड़े जानकार थे। ठीक है, तो ये जो है ये भी इस कमेटी में थे। अंडर विच केस SC has laid down the Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between fundamental right and directive principle। ठीक है, ये जो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसका जो इज फाउंडेड ऑन द सॉलिड बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये बताया मिनर्वा मेल केस 1980। फ्रेंड इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड फंडामेंटल ड्यूटीज were introduced in Indian Constitution in 1975 to 1907 by 42nd Constitutional Amendment Act specify how many duties। ठीक है, ये 11 ड्यूटीज को स्पेसिफाई करती हैं फ्रेंड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन वाज द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है फ्रेंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें जो सेकुलर वर्ड कब ऐड किया गया था, इसमें फ्रेंड्स ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब फ्रेंड इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड नहीं डाला था, ये नहीं डाला था उन्हें, लेकिन फ्रेंड्स उसमें जो है डिफरेंट जो जजमेंट्स आई हुई हैं उसमें बताया गया है कि सेकुलर जो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है एक सेकुलर नेचर है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग जैसे प्रीएम्बल्स हैं, ठीक है, दूसरे जो प्रोविजंस हैं उसमें दिखाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है दैट इज सेकुलर। ठीक है, तो वी कनेक्ट से कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो ये सेकुलर वर्ड बाद में डाला गया था। ठीक है, तो ये जो अलग अलग जो दलील दी जाती है इसके अगेंस्ट में और इसके कि जो है बाद में डाला गया था। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट ये जो हमारा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स इट मेक्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेयर। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स द वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो हुआ था फ्रेंड्स 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है जो वोटिंग एज थी इंडिया में वो 18 ईयर्स से लेके 21 ईयर से 18 ईयर्स जो है रिड्यूस की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द इंडिपेंडेंट बॉडीज विच आर कंसिडर्ड एट बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं फ्रेंड जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो बेडरॉक या बुलवार्क बोले जाते हैं जिसमें मतलब कि कोई जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनक्रोच नहीं कर सकता या कुछ ऐसे, तो ये है दैट इज दे आर UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है और उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं एंड दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑल्सो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता है कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, तो UPSC है, इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है और उसी तरह फ्रेंड्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, उसी तरह फ्रेंड्स स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के जो लॉ से बनाई जाती हैं। उसी तरह फ्रेंड्स एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सब जो है जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ठीक है, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, तो ये इस तरह की ये जो है आपसे क्वेश्चन इस तरह का घुमा फिरा के इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इमरजेंसी प्रोविजंस है फ्रेंड, यू शुड नो अबाउट दैट। आर्टिकल 352 ये जो नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स है और आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के या मैच दी फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज रिवील्ड इन प्रीएम्बल्स। ठीक है, प्रीएम्बल में जो इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो क्या बताया गया है, तो दैट इज फ्रेंड्स सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ये जो वर्ड है जो नेचर ऑफ बताया गया है दैट इज जो सेकुलर मैंने पहले वर्ड बताया था, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो है इंडियन जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर बताया गया है। और यहाँ पे इंडियन स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है फ्रेंड्स, इट्स फुल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इंडिया का पूरा पार्ट है। ठीक है, अंडर विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, वो केशवानंद भारती केस 1973। फ्रेंड्स ये केशवानंद भारती केस 1973 जो है बहुत ही एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही नॉन केस है, तो इसको जो प्लीज आप याद रखना। ठीक है,
उसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरेशन इज रिटन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फेडरेशन कितनी बार लिखा है फ्रेंड्स? फेडरेशन कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ठीक है, तो नॉट ए सिंगल टाइम। उसके बाद फ्रेंड्स, हाउ मेनी प्रिंसिपल स्टेट्स वर इन इंडिया ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसमें प्रिंसिपल स्टेट थी फ्रेंड्स, जो रियासतें थी कितनी थी? 552 रियासतें थी। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। और उसके बाद फ्रेंड्स, राइट टू लिवलीहुड इज राइट टू लाइफ अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21। इसमें आर्टिकल 21 में फ्रेंड्स देयर आर लॉट ऑफ जो दिस इज कॉल्ड राइट टू लाइफ। लेकिन राइट टू लाइफ में जो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, उसमें जो बहुत से हमारे जो अधिकार दिए गए, दे कम्स अंडर राइट टू लाइफ। उसमें क्या राइट टू, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है आपका, राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, राइट विद डिग्निफाइड, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू ऑनर है। ये सब जो बहुत से जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सब जो है एक राइट टू फूड है, राइट टू लिवलीहुड है। ये सब जो है फ्रेंड्स ये अपने जो है ये दिए गए हैं आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अंडर दिए गए हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बनाया गया था फ्रेंड्स, और उसमें इज राइट टू लाइफ एक्ट अंडर विच आर्टिकल? ये भी आर्टिकल 21A। ठीक है, तो ये देखो आर्टिकल 21 में कितना बड़ा बाइट जो है आपको पता है, इसमें बाइट इसकी आपकी इंटरप्रिटेशन की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट है फ्रेंड्स, जो इशू जो रीड करता है, कौन कौन सी रीड्स हैं? दे आर हैबिस कॉर्पस फ्रेंड्स, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो। ठीक है, दीज आर द 5 टाइप ऑफ रीड्स इशूड बाई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड। द आइडिया ऑफ DPSP इज बोरोड फ्रॉम वेयर? ठीक है, जो आइडिया है फ्रेंड्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, वो कहाँ से बोरो किया गया? दैट इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, which article of constitution deals with the amendment of the constitution? this article is article 368 फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमेशा कन्फ्लिक्शन में आया हुआ है जो फंडामेंटल राइट के साथ में, तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 13 ऐसा बोलता है कि जो भी आर्टिकल, जो भी रूल रेगुलेशंस या जो भी एक्ट जो है स्टेट का या किसी फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करता है, वो जो है नल एंड वॉइड है। लेकिन आर्टिकल 368 बोलता है कि जो है पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रोगेट और एब्रिज एनी ऑफ द राइट। ठीक है, एनी ऑफ द लॉ। ठीक है, तो इसी में जो ये दोनों कन्फ्लिक्शन में आ जाता है, उसी से फ्रेंड्स फिर बना हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको अपने जो लेक्चर है इसका पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल, उसमें बता दिया गया है। ठीक है, और इंडियन इससे जो बहुत से क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज लेड डाउन बाय विच केस? बाय सुप्रीम कोर्ट। ये बताया था केशवानंद भारती केस में 1973 में। उसके बाद फ्रेंड्स, विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी प्लीज कंसिडर फॉलोइंग। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको ये बताया कि ओनली इस इमरजेंसी में जो है जो सैलरीज एंड जो प्रिविलेजेस हैं ऑफ द इवन द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, वो भी जो है रिड्यूस की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। और उसके क्या है, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। ठीक है, इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं बताया गया। और रिपीटेड पार्लियामेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इस कंटिन्यूएशन। ठीक है, दूसरी जो जैसे फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो दूसरी जैसे इमरजेंसीज होती हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी है, या जो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें क्या है, आपको जो पार्लियामेंट का अप्रूवल जो एक साल के बाद जो है लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है, ये सब जो फ्रेंड्स ये जो इसके प्रोविजंस हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जितने मैंने आपको टॉपिक आज कवर किए फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा एक नज़र मार लें, यहीं से जो क्वेश्चन आपको यहीं से आने हैं और यहीं से आपका सारे जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन, और जो आप अच्छी तरह से इसको क्रैक कर लोगे। तो फ्रेंड्स, विद इन 2 or 3 days, 1 or 2 लेक्चर आई विल फिनिश दिस पॉलिटी सीरीज। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए जितने भी है फ्रेंड्स, आई विल ट्राई टू कवर दैट सो दैट द मोमेंट यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन यू आर फुली कॉन्फिडेंट एंड आप जो आराम से हो जाएं। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप जो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स, और जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और उसमें कमेंट्स करें जो भी आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।